हाय एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए ग्रीन चिट दे दी गई है। तो आफ्टर सो मैनी ईयर्स, बहुत सालों बाद ये इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में चेंज करने के लिए पॉलिसीज़ लाई गई हैं। एंड ये जो पॉलिसी है, ये 300 पेजेस की पॉलिसी बनाई गई थी मिनिस्ट्री के द्वारा। बट ये एचआरडी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर केवल 66 पेजेस की पॉलिसी ही अपलोड की गई है। उस 66 पेजेस में कंप्लीट 300 पेजेस की समरी दी हुई है, क्योंकि एक कंप्लीट 300 पेजेस को स्टूडेंट के पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए, इस वजह से उन्होंने एक समरी बना दी है। तो आई हैव जस्ट गॉन थ्रू विद दी 66 पेजेस, और उसके बाद मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी है क्या और ये स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा। इस एजुकेशन पॉलिसी में एलकेजी क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक सब कुछ चेंज कर दिया गया है। मीन्स मोस्ट ऑफ द चीज़ें चेंज कर दी गई हैं जो स्टूडेंट्स के फेवर में काफ़ी रही हैं। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं एजुकेशन सिस्टम में। ठीक, तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि एज स्टूडेंट्स आर टॉकिंग अबाउट कि बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं होगा, 10th का बोर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और इसमें जो है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन जो रहता है, कम्युनिकेशन जो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में रहता है, वो कम्युनिकेशन के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कुछ इंग्लिश में चीज़ें, जिस तरीके से आज के टाइम में इंग्लिश पे ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा था कि कम्युनिकेशन इंग्लिश में रहना चाहिए एलकेजी से 5th क्लास तक और उससे ऊपर क्लासेस में। गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या चेंजेस किए हैं कि स्टूडेंट्स के बेनिफिट की बात आई है इसमें, कि स्टूडेंट्स कैसे बेनिफिट उठा सके इस चीज़ का, कि उनकी नेटिव लैंग्वेज या फिर वो उस लोकल एरिया में जो भी लैंग्वेज यूज़ होती है उस सिटी में, वो उसमें कम्युनिकेशन कराया जाएगा किस तरीके से, वो बातें करेंगे इसमें। और सबसे मेन बात, जो 10th के बाद चॉइस होती थी बच्चों में कि साइंस लेनी है कॉमर्स, वो डिसाइड होता था 10th के मार्क्स के बेसिस पर। तो क्या नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी कौन सी चीज़ें लाई गई हैं, क्या इस चीज़ में बदलाव किया गया है कि बच्चा अपने मन के अकॉर्डिंग ही चीज़ें ले लेगा, आप सब्जेक्ट चॉइस कर लेगा, कोई भी मार्क्स का फाउंडेशन रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब चीज़ें भी जानेंगे इसमें हम। नेक्स्ट थिंग इज, केवल स्कूल लेवल पर ही नहीं बल्कि ये ग्रेजुएशन लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो नई पॉलिसी आई है उसमें ग्रेजुएशन लेवल पर काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। एजुकेशन सिस्टम इतने सालों बाद जो चेंज हुआ है उसमें ग्रीन चिट जो मिली है, बहुत ही अच्छा इसमें डेवलपमेंट होने वाला है स्टडी को लेकर इंडिया में। तो ऐसी चीज़ें हम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्कूल सिस्टम। स्कूल सिस्टम में अभी तक जो था हमारा 10+2 सिस्टम था, मतलब कि 10th क्लास तक बच्चा एक ही सब्जेक्ट, मतलब सेम सब्जेक्ट पढ़ेगा, और उसके बाद स्ट्रीम चेंज होती थी साइंस, मैथ और कॉमर्स या आर्ट साइड में। तो ये दो तरीके से डिवाइडेड था। लेकिन अब जो सिस्टम चेंज हो गया हमारा, वो हो गया 5+3+3+4 फॉर्मेट। ये मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से फॉर्मेट काम कर रहा है। सबसे पहले हम 5 की बात करेंगे। तो फाउंडेशन स्टेज की अगर हम बात करेंगे तो 5 ईयर्स हैं टोटल फाउंडेशन स्टेज में। उसमें हम बात करेंगे 3 ईयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, प्री प्राइमरी स्कूल्स एंड 2 ईयर्स ऑफ क्लास 1 एंड 2। नेक्स्ट आपकी आती है प्रीपरेटरी स्टेजेस। इसमें आता है 3 ईयर्स का, क्लास 3rd टू क्लास 5th। जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें जो प्रीवियस एकेडमी स्ट्रक्चर था वो आपका इस तरीके से था कि क्लास 10 तक का एज ग्रुप था 6 to 16। उसके बाद 2 में डिवाइड होता था, वो क्लास 6 एजेस ग्रुप था उसमें 16 to 18, मतलब कि 10+2 का सिस्टम था। अब इसमें जो है न्यू पेडागोजिकल एंड सर्कुलर जो स्ट्रक्चर आया है उसके अकॉर्डिंग देखिए, पहले फाउंडेशन स्टेज आएगी, फिर प्रीपरेटरी स्टेज आएगी, फिर मिडिल स्टेज आएगी, फिर सेकेंडरी स्टेज आएगी। मतलब कि पहली फाउंडेशनल स्टेज में आप देखिए 2 ईयर्स क्लास 1 एंड 2 एंड 3 ईयर्स जो है प्री प्राइमरी स्कूल के लिए। ठीक, इसके बाद आएगी तुम्हारी 3 साल की एज जो आएगी क्लास 3rd टू क्लास 5th। फिर आएगा आपका आएगा नेक्स्ट मिडिल स्टेज, उसमें आएगा क्लास 6 टू क्लास 8th। फिर आएगा आपका सेकेंडरी स्टेज जो आएगा 9 to 12 क्लास तक के लिए। ये स्टेजेस इस तरीके से डिवाइडेड हैं इसमें स्ट्रक्चर में। अब हम बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स की। बोर्ड किस तरीके से, इसमें बोर्ड का फॉर्मेट रखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। बोर्ड एग्जाम्स फॉर द ग्रेड 10 एंड 12 विल बी कंटिन्यूड। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10th के बोर्ड तुम्हारे ख़त्म होने वाले हैं। 10th और 12 दोनों के बोर्ड कंटिन्यूड रहेंगे, बट दे विल बी लो स्टेक, मतलब कि उनकी अहमियत कर दी जाएगी कम अहमियत कर दी जाएगी। जैसे कि जो ज़्यादा फोकस रहता था कि 10th के मार्क्स के बेसिस पर जब स्ट्रीम चूज़ कराई जाती थी, तो वो वैल्यू कम हो जाएगी, अब उसका कोई महत्व नहीं रहेगा।
स्टूडेंट विल बी गिवन अ सेकंड चांस एट बोर्ड टू इम्प्रूव देयर स्कोर। मतलब कि ये बहुत अच्छी एक फैसिलिटी दी गई है बच्चों के लिए कि अगर एक साल में वो अपना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते तो उसी साल बोर्ड का एग्ज़ाम दोबारा होगा जिसमें अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं बच्चे। स्टूडेंट विल बी एबल टू चूज मैनी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड लेवल इन विच दे टेक बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब कि जैसे तुमने इस साल का देखा था कि मैथ्स में एक फैसिलिटी ये दी गई थी कि अगर कोई बच्चा स्टैंडर्ड पढ़ना चाहे तो स्टैंडर्ड ले सकता है और अगर बेसिक मैथ पढ़ना चाहे तो वो बेसिक ले सकता है। इसी तरीके से अब ये फैसिलिटी सारे सब्जेक्ट्स में कर दी जाएगी कि अगर जो बच्चा जिस लेवल का सब्जेक्ट चूज़ करना चाहे उस लेवल पे वो पढ़ सकता है। जैसे कि अगर बच्चे को आगे किसी को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो साइंस एक बेसिक लेवल की ले सकता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड की ना लेते हुए। इस तरीके से ये चॉइस बच्चे के लिए दी हुई है इसमें। नेक्स्ट है देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन। मतलब कि नो हार्ड सेपरेशन का मतलब है जैसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ अगर कोई हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। मतलब अब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुमको साइंस स्ट्रीम ही लेनी है तो वही पढ़ोगे, आप अदर कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, आप अपनी चॉइस से वो भी ले सकते हैं। कोई सा भी सब्जेक्ट आप जो पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हैं। यू आर फ्री टू स्टडी एनी ऑफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट इसमें है कि स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया कि जैसे अभी तक हमारे साइंस को, कॉमर्स को जो एक लेवल डिसाइडेड था कि ज़्यादा महत्व दिया जाता था इनको कंपेयर टू स्पोर्ट्स, अब ऐसा नहीं होगा। अब स्पोर्ट्स भी इसके लेवल का बना दिया गया है। अब आती है बात चेंज इन पैटर्न वाई वैन। मतलब ये जो चेंज हुआ है पॉलिसी में, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो ये इम्प्लीमेंट कब होगी। अब ये हरी चिट तो दे दी उन्होंने, लेकिन ये आएगी कब इंडिया के अंदर, इम्प्लीमेंट कब होने लग जाएगी ये। तो इसका बताया गया है कि नेशनल असेसमेंट सेंटर एटसेट्रा टीचर्स प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन असेसमेंट सिस्टम बाय 2022 टू 2023। मतलब एक तरीके से आप ये लगा लीजिए कि 2022 या 2023 तक ये आपकी न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएगी इंडिया के अंदर। उसके लिए टीचर भी प्रिपेयर रहें, जैसा कि उन्होंने हिंट दे दिया है। आगे वीडियो में बताने वाला हूँ मैं कि किस तरीके से वो रिक्रूटमेंट चाहिए और कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या किस तरीके से टीचर्स अपने आप को स्मार्ट बना सकते हैं इस चीज़ में कि वो जो है नई चीज़ों के लिए ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करें और प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। अब बात आती है लैंग्वेज की। ये जो चेंज आया है इसमें इतना बताया गया है कि जैसे द NEP पुट्स फोकस ऑन स्टूडेंट्स मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि क्लासेस में जो स्टडी करवाते हैं टीचर्स, कम्युनिकेशन जो होता है, अगर हम 5th क्लास तक की बात करेंगे, प्राइमरी की बात करें अगर जैसे हम, तो उसमें कम्युनिकेशन जो है आजकल के टाइम में इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि टोटल इंग्लिश में ही बोलेंगे और बच्चे इंग्लिश में ही समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बच्चे अपनी मदर टंग में समझ सकते हैं चीज़ों को, टीचर को उसी चीज़ में, उसी लैंग्वेज में बात करनी होगी जिससे कि कंसेप्ट समझ में आ सकें। दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम इंग्लिश ही बोलते चलें, ज़रूरी है कि कंसेप्ट भी समझें चीज़ों के। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अपनी ही मदर टंग पे ही बच्चा समझ पाता है ये चीज़ें, चाहे वो हिंदी हो चाहे तमिल हो, इंडिया के अंदर जितनी भी हैं। वेयर एवर पॉसिबल, मतलब कि इसमें जहाँ तक हो सके द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5th क्लास तक तो करना ही करना है जहाँ तक हो सके, लेकिन 8th क्लास तक या उसके आगे भी अगर हो सकता है तो उसको भी हम करेंगे। ऐसा गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है। विल बी द होम लैंग्वेज, मदर टंग्स और लोकल लैंग्वेज और द रीजनल लैंग्वेज। ये चीज़ जो है पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्कूलों के लिए फॉलो की जाएगी। अगला आता है आपका द 3 लैंग्वेज फार्मूला। ये 3 लैंग्वेज फार्मूला पुरानी पॉलिसी में आता है, लेकिन नई पॉलिसी में इसमें कुछ चेंज कर दिया गया है। इसमें ये चेंज किया गया है कि कम से कम 2 भाषा इंडिया की होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तमिलनाडु का, तमिलनाडु में ऐसे तमिल पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। अगर वो फ्रेंच भी अगर पढ़ाएंगे तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश और फ्रेंच 2 हमारी आउट ऑफ इंडिया की हो गई। तो वो उनको क्या करना पड़ेगा, तमिल इंग्लिश अगर चल रही है तो तीसरी लैंग्वेज उनको हिंदी या संस्कृत कोई सी लेनी पड़ेगी। कम से कम 2 भाषा तो इंडिया की होनी चाहिए। ये आता है 3 लैंग्वेज फार्मूला के अंदर। द NEP ओनली रिकमेंड्स द मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये ध्यान रखना, केवल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे ही मदर टंग को अलाउ किया है उन्होंने। ये नहीं कि हर जगह ही मदर टंग यूज़ करेंगे, लिखने में भी, एग्जाम में भी, ऐसा नहीं है। नॉट मेक इट कंपलसरी अप टू द स्टेट टू इम्प्लीमेंट। ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करेगा इस चीज़ को। नेक्स्ट इज़ योर कॉलेज एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। किस तरीके से होंगे, देखिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका CEE फॉर द एडमिशन,
12th के बाद एक CE एग्ज़ाम होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बेस पर ही एंट्रीज़ होंगी कॉलेजेस में डिफरेंट मार्क्स के अकॉर्डिंग। एंड इसमें एक चीज़ बताई गई है कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट तो सभी का हो गई होगा, एज वेल एज जो बच्चे ने 12th स्टैंडर्ड में जो स्पेशलाइजेशन लिया हुआ है लाइक साइंस, ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेज आर्ट्स और वही सब्जेक्ट्स, उसका एग्ज़ाम अलग होगा बच्चे का। और इट विल बी हेल्ड एटलीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर, हर साल में 2 बार होगा। क्योंकि अगर जैसे कि 12th के बाद अगर बच्चे ने एग्ज़ाम दिया और अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया उस CE में, तो उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने 1 साल में 2 मौके दिए हैं उसके लिए, दूसरे मौके में वो अच्छे मार्क्स ला के एडमिशन ले सकता है। 4 ईयर कोर्स FYUP, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मल्टीपल एग्जिट्स ऑप्शन आएंगे इसके अंदर। जैसे कि मान लेते हैं अभी क्या है कि BA, BCom, BSc 3 साल की है, फिर 2 साल का मास्टर्स होता है। लेकिन अब क्या है न्यू पॉलिसी के अंदर, अंडर ग्रेजुएट जो होंगे वो 4 साल की हो जाएगी, और वहाँ पर एक फैसिलिटी दे दी है मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस की। ये कैसे होता है देखिए, मल्टीपल एग्जिट्स ऑप्शन में क्या कहते हैं कि अगर किसी बच्चे ने मान लिया कि मैंने BA हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स लिया हुआ है, वो 3 साल का होता है, ठीक है। अब जैसे बच्चे ने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, तो वो उसके बाद अगर वो एग्जिट होना चाह रहा है, उस कोर्स से बाहर निकलना चाह रहा है, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये नहीं है कि उसकी सारी वैल्यूज़ ख़त्म कर दी जाए, पूरा ईयर्स बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर बच्चा 2 साल कंप्लीट करता है तो उसका एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 3 साल कंप्लीट कर लेता है उस कोर्स के, तो उसको बैचलर डिग्री दी जाएगी। अगर कोई कोर्स 4 साल का है और बच्चा 4 साल कंप्लीट कर लेता है पूरे उस कोर्स के, तो बैचलर डिग्री विद रिसर्च दी जाएगी इसमें। ऐसा नहीं है कि अगर वो ड्रॉप करता है कॉलेज को 2 साल बाद तो उसकी पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट्स उसको मिलते रहेंगे। जिस डिग्री की मैं बात कर रहा था कि वो डिग्री ख़त्म कर दी है, वो है MPhil, मास्टर्स ऑफ फिलोसफी टू बी स्क्रैप्ड। अभी तक क्या था कि BA करता था बच्चा, फिर MA, उसके बाद MPhil करना पड़ता था, तब PhD करता था वो रिसर्च के लिए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कर दिया है MPhil को स्क्रैप्ड, यानी कि BA MA किया तो डायरेक्टली PhD कर सकता है। MPhil वॉज मिडिल रिसर्च डिग्री बिटवीन द मास्टर्स एंड PhD। Those who have entered MPhil more often they than not ended their studies with PhD डिग्री। अगला आता है आपका टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी का हम किस तरीके से यूज़ करेंगे एजुकेशन में, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि हमारा जो है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एंड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज MOOCs, इसको एप्लीकेबल किया गया है इसके लिए। एंड दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर होगा वो। कंटेंट इन वेरियस लैंग्वेजेस टू मीट 21st सेंचुरी चैलेंजेस। एंड वर्चुअल लैब्स होंगी, ऑनलाइन असेसमेंट एग्ज़ाम्स होंगे, एग्जामिनेशन। तो ये जो है अभी इस ड्यूरेशन में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन की ड्यूरेशन में ऑनलाइन चीज़ें चलने लगी हैं। आफ्टर ये पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो उस केस में भी आप समझ लीजिए कि ऑनलाइन असेसमेंट, एग्जामिनेशन सब कुछ हुआ करेगा। टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ किया जाएगा एजुकेशन सिस्टम में। बात आती है टीचर रिक्रूटमेंट की। द टीचर मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ द फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम्स। जब भी रिफॉर्म्स होगा एजुकेशन सिस्टम में, तो उसको में टीचर को सेंटर पर रखा जाएगा। मतलब कि टीचर्स की एक वैल्यूज़ को सेट किया जाएगा सोसाइटी के अंदर, उसके रेस्पेक्ट की बात की जाएगी। क्योंकि बिकॉज टीचर्स आर द मोस्ट पिलर्स फॉर द स्टूडेंट्स फॉर देयर सक्सेस। The new education policy must help the re-stabilize teachers at all the levels as the most respected and essential members of our society because they truly shape our next generation of the citizens। ये सब कुछ उस पॉलिसीज़ में लिखा हुआ है, वही मैं आपको ये बता रहा हूँ किस तरीके से वर्क करेंगी चीज़ें। नेक्स्ट इज these interviews would also be used to access comfort and the proficiency in the teacher in the local language, so that the every school complexes has at least some teachers who can converse with the students in the local languages। ये किस इंटरव्यू की बात कर रहा है, जैसे कि जो टेट के एग्जिस्टिंग मॉडल में इंटरव्यू जोड़ा जाएगा, इसमें एग्जिस्टिंग मॉडल जो चल रहा है उसमें इंटरव्यू जोड़ा जाएगा, और उन इंटरव्यू के बेस पर उसकी टीचर की क्वालिटी देखी जाएगी और किस तरीके से वो कंफर्टेबल होता है स्टूडेंट्स के साथ, वो देखा जाएगा, उसका पैशन देखा जाएगा और मोटिव देखा जाएगा उसका। और सबसे बड़ी बात जो गई है कि गवर्नमेंट में जो टीचर है उसके ट्रांसफ़र की जो बात है, उसमें ट्रांसफ़र को कम किया गया है, जिससे कि एक टीचर काफ़ी लंबे समय तक एक स्कूल में ऑर्गेनाइजेशन में रुक सके और वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली हो सके और समझ सके और नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके।